नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत सारे लोग ना फेसबुक पे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कम ही लोग आए हैं। एक ही मैडम आई है। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई तो करेंगे। तो अभी हम ना अगत तंत्र आज पढ़ेंगे। अगत तंत्र बहुत बार छूट जाता है और इसी में स्कोरिंग बहुत ज्यादा होता है। तो मैं विनीता चौहान मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप आइए और ये पढ़िए। विनीता मैम, आप पढ़ेंगी कि मैं पढ़ूं? प्रणाम सर, पढ़ देती हूँ सर। हाँ, पढ़िए। विष दुष्चिकित्सा है, मतलब जिसकी चिकित्सा कठिन है। चरकानुसार लघु व विशद गुण के कारण, लघु और व विशद गुण के कारण विष दुष्चिकित्सा है। मतलब ये बहुत जल्दी, क्योंकि लघु और विशद गुण के कारण ये बहुत जल्दी फैल जाता है। सुश्रुतानुसार लघु गुण के कारण यह दुष्चिकित्सा है। दोष धातु मल नाशक है, विकासी गुण के कारण। विष जो है दोष धातु मल नाशक है, क्योंकि बहुत जल्दी सूक्ष्म स्रोतोगामी ये है। शीघ्र प्राणहर है, आशुगामी गुण से, मतलब बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए शीघ्र प्राणहर है। दूषी विष, स्थावर जंगम या कृत्रिम कोई भी विष जिसका विषाक्त प्रभाव विषग्न औषधियों, वात, आतप या स्वयं के स्वभाव से कम हो गया। दूषी विष वो स्थावर विष हो सकता है, जांगम विष हो सकता है, कृत्रिम विष हो सकता है, या कोई भी विष जिसका प्रभाव जो है विषग्न औषधियों के द्वारा, वात के द्वारा, या धूप से या काल की वजह से स्वयं धीरे धीरे कम हो गया हो, मतलब उसकी शरीर में मात्रा बहुत कम हो गई हो, उसको बोलते हैं दूषी विष। यह कफावृत होता है, अतः इसमें स्वेदन का निषेध नहीं है। यह दूषी विष क्या होता है, कफ से आवृत होता है, अतः इसमें स्वेदन का निषेध नहीं है। वैसे विष जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको स्वेदन नहीं दिया जाता, क्योंकि विष का स्वभाव जो होता है वो उष्ण होता है। लेकिन ये क्योंकि ये कफावृत होता है तो इसलिए इसमें स्वेदन का निषेध नहीं है। लक्षण: अतिसार, वमन, दुर्गंधता एवं विप्लून पक्षस्तु यथा विहंगम, अर्थात
सिर एवं शरीर के बाल झड़ जाते हैं तथा वह परकटे पक्षी की भांति गंजा दिखाई देता है। दूषी विष के लक्षण क्या है? इसमें अतिसार होता है, वमन होता है, दुर्गंधता आती है, एवं जैसे किसी पक्षी के से बाल झड़ जाते हैं। विप्लून पक्षस्तु यथा विहंगम, सिर एवं शरीर के बाल झड़े हुए था परकटे पक्षी की भांति गंजा दिखाई देता है। जैसे दूषी विष जो मेटल पॉइजनिंग होती है उनमें भी बाल वगैरह गिर जाते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी बाल गिरते हैं। 1 वर्ष पुराना दूषी विष याप्य माना गया है। दूषी विष अगर 1 वर्ष से पुराना हो गया हो तो ये याप्य माना गया है। विष अधिष्ठान और प्राणी, दृष्टि और निश्वास से जो विष प्रवेश कराते हैं वो होते हैं दिव्य सर्प। इनके देखने से और इनके सांस से ही शरीर में विष का प्रवेश हो जाता है। दंष्ट्रा से होते हैं भौमिक सर्प। भौमिक मतलब जो जमीन के भूमि के सर्प है, वो जब काटते हैं तब शरीर में विष का प्रयोग होता है। नख से विष का प्रयोग होता है। बंदर, कुत्ता, बिल्ली व गृह गोदिका, ये इनके जब नख शरीर पे लग जाते हैं तो शरीर में विष का प्रवेश होता है। शुक्र से होता है मूषक। आधुनिक मतानुसार दंष्ट्रा विष। मूषक के शुक्र से शरीर में विष का प्रयोग होता है, प्रवेश होता है। आधुनिक मतानुसार शुक्र जो रैट है उसके काटने से शरीर में विष का प्रवेश होता है। आर्तव और लाला, ये लूता यानी कि मकड़ी, इसमें कुल 7 अधिष्ठान होते हैं। मुख संदंश से जोंक, कणभ व मक्षिका, मुख में जो दंश होते हैं उससे जोंक, कणभ और मक्षिका विष का प्रवेश कराते हैं शरीर में। आर विष, बिच्छू व उचिटिंग। आर मतलब वो लाला स्राव से नहीं, आर विष मतलब वो बिच्छू का वो होता है ना, काटने वाला ऊपर का जो दंश है। अच्छा, अभी क्या है ना कि ये जो चीजें है ना, जैसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली के नाखून में विष होता है, सांप के आंखों में भी होता है, जो दिव्य सर्प होते हैं उनके निश्वास से भी ये विष का प्रवेश हो जाता है। और नहीं तो भौम सर्प होते हैं, वो दांत से काट देते हैं, दृष्टा मतलब दांत से, जबड़े से काट देते हैं, खून में वो मिक्स हो जाता है उससे। फिर उसी तरह जो ये मूषक होता है उसका शुक्र अगर लग गया तो वो विष का प्रभाव दिखता है। मतलब ये हर चीज का पता है कि कहाँ विष रहता है, कहाँ पे काटने और क्या चीज वो ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे ये विष का प्रभाव होता है। अस्थि होती है सर्पदंत, ये मतलब विषाक्त होती है। शव होता है कीट व सर्प का जो शव होता है वो भी विष का अधिष्ठान होता है, मतलब उसमें भी विष होता है, उससे भी विष का प्रवेश शरीर में होता है। इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, आप लोग कहीं पर भी देखिएगा। अगर तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्कोरिंग भी बहुत अच्छा होता है। जी सर। जी। सर्प दंष्ट्रा की आकृति होती है बडिशवत। बडिश एक यंत्र होता है, उसकी तरह सर्प दंष्ट्रा की आकृति होती है। कीट विष में स्वेदन निषेध नहीं है। अगर कोई कीड़ा काट लेता है तो हम वहां पे स्वेदन कर सकते हैं, इसमें निषेध नहीं है। विष से मृत प्राणी में विष 1 मुहूर्त पश्चात संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अगर कोई प्राणी विष से मर गया हो तो 1 मुहूर्त के पश्चात उसके सारे शरीर में विष फैल जाता है। अजीर्ण व प्रमेही में विष वेग तीव्र होता है। जिसका भोजन न पचा हो और जो प्रमेही हो उसमें विष जो है वो तीव्रता से फैलता है। दंश लक्षण, सर्पित 2-3 दांतों के निशान व रक्त प्रवृत्ति। सर्पित जो दंश लक्षण होता है मतलब उसमें 2-3 दांतों के निशान होंगे और वहां से रक्त की प्रवृत्ति हो रही होगी। रदित, नील पीत वर्णी रेखाओं का निर्माण। जो रदित दंश लक्षण है वहां मतलब पे वो नीली और डायरेक्ट नहीं पीली, है, वो थोड़ा सा से कट जाता है ऐसे साइड से, उसमें ब्लूइश कलर का आएगा, येलोइश कलर का आएगा। निर्विष, शोप रहित व अल्प दुष्ट रक्त। अगर मतलब विष नहीं है वहां पे तो वो उसमें वहां पे शोप नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, और अल्प दुष्ट रक्त होगा, मतलब रक्त में थोड़ी ही दुष्टि होगी। नाम, स्वरूप, भ्रमण काल, अवस्था जिसमें घातक होते हैं। तो ये सर्प के टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है दर्वीकर। दर्वीकर का जो स्वरूप होता है वो स्वस्तिक धारण, उसमें स्वस्तिक चिन्ह बना होता है। ये दिन में भ्रमण करता है। आपने देखा है ऐसे सांप दर्वी का? सर दर्वीकर तो वही हो गए ना, कोबरा टाइप में जो होते हैं। हाँ हाँ।
देखा है सर। देखा है? अच्छा, जी सर। क्या बोल रहा था वो आपसे? कुछ बात किया आपसे? जरा से वो सपेरे जो होते हैं वो भी देखा, और एक बार घर में भी किचन में नीचे घुस के बैठ गया था फिर। अच्छा, यहाँ ना पुणे में एक स्नेक गार्डन है, वहां पे बहुत सारे सांप ऐसे आपको दिखेंगे। कभी आप पुणे आएंगे ना तो मैं लेके चलूंगा स्नेक गार्डन। सर मैसूर जो जू है, मैसूर के होंगे डॉक्टर साहब कोई, तो मैसूर जू में भी काफी सारे स्नेक्स हैं वहाँ, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। मैंने मतलब जितने भी जू देखे हैं उनमें मैसूर जू में काफी सारे हैं। तो अच्छा। वहाँ पे एनाकोंडा वगैरह भी हैं, अच्छा। तो वहाँ भी काफी सारे स्नेक्स। तो ये दिन में भ्रमण करते हैं और तरुणा अवस्था में ये घातक होते हैं। मंडली गोनस, मंडल युक्त, जिनका शरीर मंडल युक्त होता है, ये मेरे ख्याल से वाइपर टाइप के जो होंगे, रात्रि के अंतिम प्रहर को छोड़कर शेष रात्रि में भ्रमण करते हैं। ये रात्रि के अंतिम प्रहर मतलब जो सुबह होने का जो टाइम होता है उसको छोड़कर पूरी रात में भ्रमण करते हैं, और ये वृद्धावस्था में घातक होते हैं। राजीमान रेखाओं से युक्त, रेखाओं से युक्त, तो शायद ये करैत टाइप में होगा क्योंकि इसमें लाइंस होती हैं। जी। रात्रि के अंतिम प्रहर में भ्रमण, ये रात्रि के अंतिम प्रहर में भ्रमण करते हैं और ये मध्यम वय में घातक होते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं दरवीकर वगैरह पे, एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। तो दरवी कर द दिन ऐसे करके याद कीजिए तो फिर। हाँ, मोनिका मैम आप पढ़ रही हैं पूरा ये अगर तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्कोरिंग बहुत होता है। जी सर, पढ़ रही हूँ सर। हाँ, तो अगर तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग 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 पढ़ने में लगता है, लेकिन मतलब याद नहीं पढ़ाने रहता। में बोर होता है वो बहुत, लेकिन इम्पोर्टेंट है वो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोकन एरिया में जाएंगे ना, सांप बहुत काट देते हैं, तो फिर वहां पे ये सब जरूरत पड़ती है। जी। वर्णानुसार सर्प लक्षण। ब्राह्मण सर्प, ब्राह्मण सर्प का वर्ण कैसा होता है? मुक्ता व चंदन वर्णी। क्षत्रिय सर्प, सर्प स्निग्ध वर्णी, क्रोधी व सूर्य चंद्र प्रभा। मतलब जैसे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुण होते हैं, उसी तरह से उनके सर्प के भी गुण बताए हैं। वैश्य सर्प जो है पारावत प्रभ, मतलब कबूतर की तरह। क्षुद्र सर्प जो है द्वीपी व माहिष वर्णी। द्वीपी क्या होता है सर? माहिष तो भैंसा हो गया। द्वीपी मतलब उसमें द्वीप द्वीप रहते हैं, कलर ऐसे आता है। और माहिष मंडल मतलब भैंस के कलर जैसा। भैंस के कलर। पार्वत प्रभा मतलब कबूतर के कलर के। कबूतर। और और सूर्य चंद्र मतलब सूर्य के चंद्रमा की तरह लाइनिंग वगैरह होती है। चंदन मतलब चंदन के कलर जैसे। सर मुक्ता व चंदन वर्णी मतलब ये तो व्हाइट कलर के। हाँ, मोती की तरह होते हैं। कभी देखे, देख सांप। व्हाइट कलर का नहीं देखा सर। जी। भीरु वारी विग्रहत विप्रहत, भीरु वारी विप्रहत, नकुला कुलित, वृद्ध व मुक्त त्वची सर्प का विष अल्प विषाक्त हो जाता है। जो सर्प मतलब वीरू हो, डरने वाला हो। वारु वारी विप्रहत मतलब पानी। पानी, पानी वाला ना। हाँ, उसको पानी से दूर भागते हैं। नकुला कुलित, नकुल तो वो हो गया मंगूस से जो होता है, हाँ, नेवले के कुल का। नेवले के कुल का। हाँ। वृद्ध व मुक्त त्वची, जिसका मतलब अभी अभी केंचुली निकली हो। हाँ। ऐसे सर्प का विष जो है वो कम विषाक्त हो जाता है। सर अग्नि सॉरी सर, ये नकुल आकुलित है, मतलब नकुल से डरा हुआ, डरा हुआ नेवले से शायद। डरा हाँ, हुआ है ना, आकुलित। आकुलित है ये। हाँ जी, हाँ जी। देखिए संस्कृत पढ़ने से यही रिजल्ट आता है। जी सर, आपने पढ़ाया सर। हाँ, अग्नि मैं असली निश्चित, में मैं अपने मैडम से बात कर रहा हूँ, गाइड से, इसलिए मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा। आप ध्यान दीजिए कि क्या पढ़ रही हैं। अग्नि निशित व तलवार निस्त्रंस के समान घातक होता है सर्प विष। मतलब अग्नि और तलवार के समान जो है वो सर्प विष घातक होता है। आचूषण, छेदन व दहन सभी सर्प विषयों में करते हैं, केवल मंडली सर्पों में दहन कर्म का निषेध है। मंडली आचूषण में छेदन, क्यों? मंडली पित्त वर्धक होते हैं ना। पित्त वर्धक होते हैं सर, इसलिए। जी। रक्त मोक्षण सर्पदंश की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। जब भी सर्पदंश हो तो रक्त मोक्षण करना चाहिए। मंत्र चिकित्सक हेतु निषिद्ध वस्तुएं।
मधु, मध्य, मांस व स्त्री का सेवन। जो मंत्र चिकित्सक होता है, जो मंत्र चिकित्सा करता है सर्पदंश में, उसको मध्य, मांस व स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। सर्पदंश में अगधों के अभाव में वल्मीक मृतिका को दूध, मधु व घृत में मिलाकर पान कराना चाहिए। सर्पदंश में अगर हमारे पास अगध ना हो तो वल्मीक यानी कि दीमक की जो मिट्टी होती है उसको दूध, मधु और घृत में मिलाकर पान कराना चाहिए। सर्पदंश रीता में मैम निषेध। रीता मैम वल्मीक मृतिका का ना 2 जगह पे उपयोग बताया, एक तो ये सर्पदंश में बताया और दूसरा उरु स्तंभ में भी बताया, 2 चीजों में बताया। जी मैम, जी मैम। थैंक यू मैम। सर्पदंश में निषेध। तैल, कुल्थी, यूष, मध्य व कांजी का सेवन, क्योंकि ये सब पित्तवर्धक है तो इसलिए इनको सर्पदंश में निषेध करना चाहिए। गर्भिणी व बालक में सर्पदंश होने पर भी शिरावेद निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि गर्भिणी व बालक सुकुमार होते हैं तो इसलिए अगर मैं सर्पदंश हो भी गया तो उन्हें शिरावेद नहीं करना चाहिए। संज्ञाहीन की चिकित्सा। प्रदमन चूर्ण, सिर पर ताड़न कर्म, काक पद चीरा। अगर किसी की संज्ञा नाश हो गई हो सर्पदंश के कारण तो उसको एक तो प्रदमन चूर्ण का नश्य करना चाहिए, सिर पर ताड़न कर्म करना चाहिए और काक पद चीरा मतलब कौवे के पैर के समान एक चीरा लगाना चाहिए जहाँ पे दंश हुआ हो, जहाँ दंश हुआ हो। जी जी, मैं सोच रही हूँ मैम ये कहाँ पे लगाना है, तो फिर मैं थोड़ा सा स्थान पे ही नष्ट लगाएंगे ना मैम, ताकि वहां का ब्लड निकल जाए, विष निकल जाए वहां का। जी। नष्ट संज्ञा सदृश चिकित्सा योग्य अन्य अवस्थाएं। अगर संज्ञा नष्ट हो गई हो तो मतलब संज्ञा नाश होने के समान चिकित्सा योग्य अन्य अवस्थाएं कौन सी हैं? वृक्ष से गिरने पर, डूबने पर या फांसी की अवस्था में, ये जो ऊपर जो चिकित्सा बताई गई है वो करनी चाहिए। सड़े मांस वाले व्रणों का निर्माण होता है। विषाक्त वाणों व मकड़ी के काटने से वंशत्वगादि अगध। अच्छा, सड़े मांस वाले व्रणों का निर्माण किस किस में होता है? या तो किसी पे विषाक्त बाण लगे हो या मकड़ी ने काटा हो तो वहां पे सड़े मांस वाले व्रणों का निर्माण होता है। वंशत्वगादि अगध निर्दिष्ट है। वंश मतलब बांस, त्वग यानी कि दालचीनी, ये अगध किस में निर्दिष्ट है? ये है लूता विष चिकित्सा में, मतलब मकड़ी की विष की चिकित्सा में वंश और वंशलोचन और दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। एक सरगण निर्दिष्ट है। एक सरगण, एक सरगण कौन सा मैम? एक मैम जो सर गण है ना उन्हीं में होगा। एक हाँ, सर किसका एक पर्याय, किसी का पर्याय होगा मैम ये एक सर। एक सर वो ढूंढना पड़ेगा हमें सुश्रुत जी संहिता में। सुश्रुत संहिता में जी ये गण बताया होगा। जी आगे पढ़िए। विष चिकित्सा में ये निर्दिष्ट है। सभी अगधों का राजा है महासुगंधि अगध, 85 घटक युक्त। जो सभी अगधों में राजा है वो है महासुगंधि अगध, इसमें 85 घटक है। इसका वर्णन कहाँ होगा सर? सुश्रुत में महासुगंधि अगध। हाँ ये सब सुश्रुत में रहता है, ये सारी चीजें अगधों का राजा मैंने ये पढ़ा है, महासुगंधी अगध। मैंने भी पढ़ा है सर पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ है। हाँ मूषक विष का प्रभाव शीत व मेघाच्छन्न होने पर बढ़ जाता है। जब मूषक ने काट लिया हो तो उसके विष का प्रभाव, या ठंडी हो या तो आसमान में बादल छाए हुए, तो ऐसी अवस्था में उसके विष का प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ अलर्क विष चिकित्सा। अपूप चिकित्सा, अपूप मतलब मालपुआ, दत्तूर प्रयोग, विरेचन व पुराण घृत पान। विरेचन करवाना है, पुराने घृत का पान कराना है। पिपीलिका, मशक व मक्षिका के काटने पर काली बाबी की मृतिका का लेप निर्दिष्ट है। पिपीलिका यानी कि चींटी, मशक यानी कि मच्छर, मक्षिका तो मधुमक्खी, मधुमक्खी होगा ना सर बी यहाँ पे तो। हाँ बी हाँ जी। काटने पर काली बाबी की मृतिका, वही दीमक की काली वाली मिट्टी बल्मीक, का लेप। हाँ, काली वाली, बल्मीक, काली बल्मीक की मिट्टी को। काली मिट्टी तो का एक और आ लेप। गया ना, मतलब एक और योग आ गया। हाँ पिपलिका, मशक और मक्षिका के काटने पर। जी। लूता की उत्पत्ति ऋषि
वशिष्ठ के श्वेत से हुई है। मतलब मकड़ी जो है उसकी उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के श्वेत से हुई है। लूता विष की एकल औषध, श्लेष्मातक, त्वक व अक्षीव पिप्पली। लूता विष की एकल औषध है श्लेष्मातक की छाल व अक्षीव। अक्षीव तो उसको बोलते हैं, बहेड़े को बोलते हैं अक्षीव पिप्पली। नहीं, पिपली का ही टाइप है। अक्ष बोलते हैं ना मैम बहेड़े को, अक्षीर का मतलब बेहड़े की तरह की पिपली, ऐसा कुछ उसको उपमा दी गई है। हाँ हाँ, अक्षीव पिप्पली। असाध्य लूता विष में दान व दाह व छेदन कर्म निषिद्ध है। जो असाध्य लूता विष है उसमें दाह या छेदन कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना सर बारीक बारीक से जो हो जाते हैं लूता विष की वजह से, तो वहां पे भी जलन काफी होती है, तो इसी वजह से मुझे लगता है दाह व छेदन कर्म निषिद्ध है। जी। कुल कीट संख्या 167। व्रण भेद होते हैं 2, निज व आगंतुज। एक सप्ताह पश्चात आगंतुज व्रण भी निज व्रणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट, ये आता है कितने दिनों बाद निज मतलब उसमें चेंज हो जाता है। तो एक सप्ताह पश्चात आगंतुज व्रण भी निज व्रणों में परिवर्तित हो जाते हैं। आगंतुज व्रण चिकित्सा, शीतल उपक्रम, मधु व घृत का व्रण मुख पर लेप। 7 दिन पश्चात निज व्रण की चिकित्सा। आगंतुक व्रण में पहले क्या करना है, शीतल उपक्रम करना है, मधु व घृत का व्रण मुख पर लेप करना है और 7 दिन के पश्चात उसकी निज व्रण की चिकित्सा करनी है। पैतिक व्रण लक्षण, किंचुकोदक किंचुकोदकाभ आभ उष्ण उष्ण स्रावी। स्रावी। हाँ, किंचुक की तरह आभा वाला और उष्ण स्रावी होता है पैतिक वर्ण। किंचुक मतलब कोई पलाश, पलाश, पलाश पलाश के पलाश। पानी की तरह, और उष्ण स्रावी वो थोड़ा ऑरेंज रेडिश कलर का होता है ना पलाश। तो व्रण शोफ चिकित्सा, अब तर्पण से लेकर विरेचन तक के व्रण चिकित्सा के 11 उपक्रमों में सुश्रुत ने बताया नहीं, सारा सर्जरी का आ गया ना अभी। सर्जरी का है सर। व्रण उसमें बताया ना, अब तर्पण, लेखन, वो सब है, पाचन, दहन, ये सब उसमें आते हैं व्रण शोफ चिकित्सा में। जी। उत्साधन व्रण चिकित्सा शेष व्रण उपक्रमों में। यंत्र, आहार, क्षार, अग्नि व रक्षा विधान आदि की गणना भी 6 व्रणोपक्रमों में की गई है। जो यंत्र है, आहार है, क्षार, अग्निकर्म व रक्षा विधान, इनकी 6 व्रणोपक्रमों में की गई है गणना। दीर्घ कालानुबंधी व्रणों में विरेचन निर्दिष्ट है। जो लंबे समय तक जो व्रण है उनमें विरेचन का निर्देश किया गया है। व्रण शोधन किससे, निम्ब पत्र प्लस मधु से। अगर हमें व्रण शोधन करना है तो हमें निम्ब पत्र और मधु का प्रयोग करना चाहिए। व्रण रोपण के लिए निम्ब पत्र प्लस मधु प्लस तिलकल्क से। ये व्रण रोपण के लिए हमें निम्ब पत्र प्लस मधु और तिलकल्क इसका प्रयोग करना चाहिए। मतलब कहीं पर घाव भरना हो तो निम्ब पत्र और मधु और तिलकल्क का प्रयोग करना चाहिए। कृष्ण कर्म करते हैं भल्लातक से, मतलब अगर कहीं पर स्किन व्हाइट हो गई हो या उसका कलर चेंज हो गया हो तो उसको कृष्ण करने के लिए भल्लातक का प्रयोग करते हैं। पांडु कर्म करते हैं रोहिणी फल हरितकी से। उसको अगर कहीं पे डिस्कलरेशन हो गया, उसको पांडु वर्ण का करना है तो उसके लिए रोहिणी फल या हरितकी का प्रयोग करते हैं। रोम संजनन कर्म करते हैं हस्तिदंत मसी प्लस रसौत से। कहीं पे रोम गिर गए हो तो उनको दोबारा उगाने के लिए हस्तिदंत मसी और रसौत का प्रयोग करते हैं। रोमापहरण कर्म, मतलब कहीं से बाल हटाने हो तो शंख प्लस हड़ताल या थुहर प्लस भल्लातक से, इन तीनों को मिला के लगाने से रोम गिर जाते हैं। व्रण में मधु सर्पी का प्रयोग निर्दिष्ट है। व्रण में मधु सर्पी का प्रयोग निर्दिष्ट है, कहाँ निर्दिष्ट है, संधानार्थ एवं छत ऊष्मणा निग्रहार्थ। मतलब जहाँ पे छत में ऊष्मा हो रही है उसको शांत करने के लिए और संधान के लिए मधु सर्पी का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी छत पे अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां पे बहुत हीट निकल रही हो तो वहां पे मधु सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। व्रण मूल होता है, मूल 6 होते हैं, वातिक, पैतिक, श्लेष्मज, सन्निपातिज, रक्तज व आगंतुज। ये व्रण के टाइप हैं, मतलब जिनसे उत्पन्न होते हैं वो
छह होते हैं, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक, रक्तज और आगंतुज। और परिग्रह मतलब किस किस को अफेक्ट करते हैं? त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ व मर्म, ये 8 होते हैं। इन 8 ये इनके अधिष्ठान हो गए हैं। लक्षण क्या होते हैं इनके? वे 5 होते हैं, वेदना, स्राव, आकृति, गंध व वर्ण, ये व्रण के लक्षण है। उसमें वेदना कैसी हो रही है, स्राव कैसा हो रहा है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें गंध कैसी आ रही है, उसका वर्ण कैसा है, तो ये व्रण के लक्षण है। व्रण विधान 60 होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या कर्म करने चाहिए वो 60 हैं। चतुर्भि साध्यते व्रण, जो साध्य व्रण है वो कौन कौन से? चतुष्पाद की सम्यक प्रवृत्ति से साध्य हैं। चतुष्पाद तो चिकित्सा चतुष्पाद है सभी। हाँ, चतुष्पाद अगर की अच्छा सम्यक डॉक्टर प्रवृत्ति, रहा, अच्छा मेडिसिन मिला, अच्छा परिचारक रहा, रोगी अच्छा रहा, तो साध्य हो जाते हैं सारे व्रण। व्रण के उपद्रव है 5, व्रणी के उपद्रव है 10। सद्य व्रण भेद, छिन्न भिन्न विद्ध छत्त पिच्छित व घृष्ट, ये सद्य व्रण के भेद होते हैं। छिन्न मतलब एकदम अलग हुआ है ना, जी। भिन्न कटा हुआ, विद्ध मतलब जहाँ पे वेधन हुआ है, छत मतलब थोड़ा हल्का सा, और पिचित पिचित तो मतलब मतलब टूट गया है। पिचका हुआ, कुचला हुआ। और हाँ घृष्ट मतलब जिसमें एब्रेजन होता है, रगड़ा हुआ। हाँ ठीक है ना सर? हाँ। शत का आपने थोड़ा ठीक से नहीं बताया। शत मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ऐसे शत हो गया, छोटे छोटे ऐसे कट कट गया, विद्ध छिल गया। ज्यादा होगा सर, छत थोड़ा सा होगा, मतलब ये डेप्थ हाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा है। हाँ पिच्छित व घृष्ट वर्णों में शीतल उपक्रम करते हैं तथा शेष वर्णों में उष्ण शेक व स्नेहपान करवाते हैं। जो पिच्छित व घृष्ट वर्ण होते हैं, क्योंकि एब्रेजन में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, कहीं पे हमारा हाथ छिल जाता है, घिस जाता है, तो बहुत गर्मी सी लगती है ना, तो इसलिए उन्हें शीतल उपक्रम करना चाहिए। और जो हाँ। शेष व्रण है उसमें उष्ण शेक और स्नेहपान करवाते हैं। त्रिकाटिका छिन्न होने पर चिकित्सा, उत्तान सैन अजागृत का परिषेध। त्रिकाटिका जो होता है मर्म, वो गर्दन के पीछे होता है, उसका अगर वो छिन्न हो जाए तो उत्तान शयन करना चाहिए और अजागृत का परिषेध करना चाहिए। पीठ पर व्रण होने पर उत्तान शयन निर्दिष्ट है, मतलब पीठ पर उत्तान सर उत्तान मतलब सुपाइन? नहीं नहीं, पेट के बल। पेट के बल, अच्छा ठीक। नहीं मैम, पीठ के बल। पीठ के बल ना? हाँ सीधा उत्तान, सीधा पीठ हाँ के लेटना, बल उत्तान, में। हाँ सीधा लेटो सीधा ले, मतलब। सीधा ले। हाँ। जी जी जी। छाती पर व्रण होने पर अधोमुख शयन, ये इसलिए ना मैम कि जो सीक्रेशन हो रहे हैं ना वो फिर नीचे हम्म निकल जाए, इसीलिए, क्योंकि छाती पर व्रण हो तो अधोमुख शयन निर्दिष्ट है, तो जो भी सीक्रेशन है वो बाहर निकल जाए, उसी में न रह जाए, इसीलिए जिधर व्रण हुआ है उसी साइड लेटना है। शाखा से कटकर संपूर्ण अलग हो जाने पर तैल से दाह कर्म करके कोष बंद बांध दें। अगर मतलब कोई ऑर्गन अलग हो गया हो, जैसे हाथ पैर या कट के अलग हो गए, शाखा का मतलब तो यही होता है, उनके अलग हो जाने पर तैल से दाह कर्म करना चाहिए, क्योंकि वहां पे और ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। और फिर उसके बाद कोष्ठ बंद बांध दें। बाहर निकली हुई मेदोवर्ती पर कषाय चूर्ण छिड़क कर काट दें, नहीं काटने पर आद्यमान से मृत्यु हो सकती है। मेदोवर्ती क्या ओमेंटम सर? मेदोवर्ती क्या होगा? मेदोवर्ती वो, हाँ ओमेंटम के जो फैट्स है वही। हाँ, उसको कषाय चूर्ण छिड़क कर काट दें, और नहीं काटेंगे तो आद्यमान से मृत्यु हो जाएगी। अंड कोशों के बाहर निकलने पर तुण्य सेवनी सीवन कर्म करके गोफणा बंद बांध दें। अगर अंड कोश बाहर निकल आए तो तुण्य सेवनी, तो कौन सा सूचर कहेंगे सर? तुण्य सेवनी, उससे सीवन कर्म करके गोफणा बंद बांधते हैं। इसमें स्नेहन व सेक कर्म का निषेध है, क्योंकि वहां पे स्वेदन नहीं किया जाता है। क्षतज व्रण में क्षत विधि तथा पिच्छित व्रण में भग्न संधान विधि से चिकित्सा करते हैं। अगर क्षत हुआ तो उसमें क्षत विधि से, और पिच्छित व्रण में क्योंकि एकदम कुचला रहता है वो, तो उसमें भग्न संधान विधि से चिकित्सा करते हैं। प्रमेही व कुष्ठी के व्रणों की चिकित्सा दुष्ट व्रण सदृश करते हैं। जो प्रमेही होते हैं, जो कुष्ठी होते हैं, उनके व्रणों की चिकित्सा दुष्ट व्रण सदृश करते हैं, क्योंकि इन लोगों के जो व्रण होते हैं वो जल्दी हील नहीं होते हैं,
इसलिए उनकी चिकित्सा को दुष्ट व्रण के समान करना चाहिए। भग्न में बंधन काल सौम्य ऋतु में 7-7 दिन पर, जो सौम्य ऋतु में होती हैं उनमें 7-7 दिन पर बंधन करना चाहिए। जैसे शिशिर हेमंत मैम। हाँ, जो मतलब मेन के अलावा जो ऋतुएं होती हैं ना, उनसे प्राइवेट और इस तरह से जो होती हैं। साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर, आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर। ग्रीष्म ऋतु में मतलब 3 दिन हाँ, पे करना। 3-3 दिन में, क्योंकि समय तो वो थोड़ा सेप्सिस वगैरह होने के स्वेटिंग चांसेस ज्यादा है ना, स्वेटिंग ज्यादा हो ज्यादा जाता है। होती है। हम्म। भग्न पर किस प्रकार का बंध बांधते हैं? भग्न पर साधारण बंध बांधते हैं। भग्न में प्रातःकाल देय है लाक्षा चूर्ण प्लस ये क्या है, दृष्टि ग्रिष्टि ग्रिष्टि दृष्टि दृष्टि का दूध, ग दृष्टि ग ग्रिष्टि आई थिंक गधी होगा, है ना सर? क्या है ये ग्रिष्टि? हाँ हाँ, दृष्टि दृष्टि, का दूध, हाँ, लाक्षा चूर्ण प्लस दृष्टि का चूर्ण, दृष्टि का दूध। दूध। दृष्टि का दूध। तो बकरी तो नहीं सर? एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, ये कॉमन शब्द तो है नहीं। नहीं, कॉमन शब्द नहीं है बकरी सर। को तो अजा कहते हैं ना। अजा कहते हैं, अभी भेड़ होती है, या गधी तो को क्या हो बोलते हैं? सकता गधी को क्या बोलते हैं? पता नहीं सर। गधे को तो गर्दभ कहते हैं। हाँ, गर्दा बोलते हैं। गर्दभ से गर्दभ रिलेटेड बोलते है हैं। गृष्टि। हाँ, रासव भी बोलते हैं गधे को हाँ, संस्कृत तो गृष्टि उसी का लग रहा है। जी से। सुख साध्य भग्न प्रथमे वयसी व शिशिर ऋतु में, जो प्रथम वय में हो और शिशिर ऋतु में, वो भग्न जो है वो साध्य होता है। प्रथम वय मेरे हिसाब से बाल्यकाल अर्ली, में, अगर हाँ हाँ अर्ली एज होती है बच्चों ना। में जो वो हो गया, यू फ्रैक्चर हो गया, तो वो जल्दी हील हो जाता है। बाल्यावस्था, यस। भग्न संधान काल प्रथमे वयसी 1 मास में, मध्यम वय में 2 मास में, वृद्धावस्था में 3 मास में। ये देखिए सर, कितना मतलब अच्छा बता रखा हमारे ग्रंथों में कि बच्चों में 1 महीने में जुड़ जाता है फ्रैक्चर, मध्यम वय में 2 महीने में, और वृद्धावस्था में 3 महीने में। भग्न स्थानोपाय 4 होते हैं। भग्न स्थापना के 4 उपाय होते हैं: आच्छन, पीड़न, संक्षेप व बंधन। आच्छन, पीड़न तो दबाना होता है सर। आच्छन क्या हुआ? अच्छा, मतलब उसको डिसलोकेट है ना, तो उसको बैठाना अच्छे से, मतलब लोकेट करना है ऐसे। पीड़न, पीड़न मतलब उसको थोड़ा ऐसे प्रेस करना। प्रेस करना। संक्षेप मतलब अगर वो दूर इधर हो गया उधर तो है तो उसको उसको, पास लाना। पास लेके आना। हाँ, फिर बंधन बंधन मतलब में बैंडेजिंग बंधन, करना। बैंडेजिंग करना। जी यहाँ भग्न पे वो कर संधान, रहे हैं ना, डिसलोकेट हो गया तो उसको ठीक कर रहे हैं ना, यहाँ पे भग्न, हाँ जी है ना, भग्न, हाँ। डिसलोकेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन। ये भग्न स्थापना मतलब वही है कि अपने स्थान हम्म। पर। भग्न संधानोपरांत पुनर्स्थापन हेतु धारणीय द्रव्यों का क्रम है। तो भग्न संधान कर लिया, उसके बाद हमें कौन से द्रव्यों का धारण करना चाहिए? तो वो है मृत पिंड, मतलब मिट्टी का पिंड, लवण, पाषाण धारण। पहले के जमाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था ना, तो ये तो मिट्टी का ऊपर से लेप लगा देते थे या नमक लगा देते थे। नमक लगा फिर कपड़े से बांध देते थे, वो खड़ा नमक मतलब या पत्थर डाल उसको, देते। हाँ, इमोबिलाइज करने के लिए उसको, कि हिले डुले नहीं। जी, चक्रयोग निर्दिष्ट है उर्वस्ति भग्न में। ये चक्रयोग क्या है सर? सर इसका मतलब ना, मुझे क्या लग रहा है कि भगन संधानोपरांत कहा है इसने, कि उसके बाद जैसे हम हाथ में देके कुछ ये करवाते हैं ना, प्रेस करवाते हैं, जैसे वो एक्यूप्रेशर वाली अच्छा एक बॉल दे देते हैं, तो अच्छा ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि मृतपिंड की पहले थोड़ा सॉफ्ट वाला दिया, फिर लवण दिया, फिर पाषाण दिया। अच्छा। हाँ, वो अच्छे से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, संधानोपरांत कहा है ना इन्होंने, कि संधान हाँ हो गया उसके बाद हाँ, पुनर्स्थापन हेतु, हाँ जी, कि उसकी एनर्जी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वापस आ जाए या उसके लिए। नर्वस कंडक्शन अच्छा से हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वो लग रहा है मतलब यहाँ पे। उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी भी कितनी बढ़ती है। मिट्टी का हाँ, पिंड ये भी हो थोड़ा सकता हल्का है मैम। होगा, फिर बराबर। लवण, फिर पाषाण। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता चक्रयोग निर्दिष्ट है उर्वस्ति भग्न में, मतलब ये देखिए, फीमर। संस्कृत को अच्छे से संधि विच्छेद करने से सब समझ आता है हर चीज। ये आयुर्वेद का है। हाँ, ये फीमर पढ़िए। में अगर भग्न हो जाता है तो चक्रयोग
निर्दिष्ट है उसमें। मतलब उसे बस गोल घुमाना, गोल घुमा के फिर उसको बैठाना। अच्छा, ठीक है सर। बस्ती प्रयोग करते हैं कटि भग्न में। कटि में अगर भग्न हो जाए तो बस्ती का प्रयोग करते हैं। मूसल प्रयोग व स्वस्ति बंधन निर्दिष्ट है अंश भग्न में। हाँ सर, वही मूसल प्रयोग में उसको हाथ जैसे घुमाते हैं ना, मूसल पकड़ के तो उस तरह से घुमाते हैं, फिर स्वस्तिक बंध से अंश भग्न अगर हो जाता है। जी। कपाट चयन विधि निर्दिष्ट है जंघा, उरु, पृष्ठ, श्रोणी, वक्ष व अक्षक भग्न में। कपाट अक्षक चयन अक्षक अक्षक भग्न में क्या भग्न, होता है? वो क्लेविकल करना एरिया। क्लेविकल, हाँ क्लेविकल में। जी सर, जी सर। में ऊपर। कपाट चयन विधि का निर्दिष्ट है। ये कपाट बार चयन बार तो मेरे आता है को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार आता है। कपाट चयन वही लकड़ी के जो उस पे पट्टे पे करते सीधा हैं ना, लिटाना। पट्टे लिटाना। हम्म। तेज द्रोणी में लिटाते हैं परशुकाक भग्न व गिरने से हुए आघात में। रिब्स में अगर फ्रैक्चर हो जाता है और या फिर गिरने से चोट नहीं नहीं लगी नहीं है, नहीं मैम, परशु का है ये, परशु का हाँ, मतलब परशुकाक मतलब रिब्स में, रिब्स रिब्स, का है। अच्छा, हाँ, कशेरुक नहीं है ये। कशेरुक नहीं, परशु का है। रिब्स में अगर परशु का है। फ्रैक्चर हो जाए, कशेरुक मतलब वर्टिब्रस, और ये हाँ, रिब। वर्टिब्रस। हाँ जी, हाँ परशु जी। का वही होते हैं मैम, रिब्स होती है उसमें। ठीक 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 क्योंकि मैम, उसमें ठीक। हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, तो फिर तेज द्रोणी में लिटाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बंधन वगैरह तो ज्यादा काम आता नहीं है। ग्रीवा कॉर्सेट के, पहनाते हैं ना इसमें, हाँ, मतलब एलोपैथी वाले कॉर्सेट पहनाते हैं ऐसे में। ग्रीवा के अधो प्रविष्ट होने पर 7 रात्रि तक उत्तान शयन का निर्देश है। अब ग्रीवा के अधो प्रविष्ट मतलब जैसे अधो प्रविष्ट मतलब अंदर धंस गई हो, ऐसे धंस ही तो गया, होगा हाँ। ना। हाँ, अंदर की उसके तरफ दब लिए गई। 7 रात्रि तक उत्तान शयन मतलब पीठ के बल सीधे लिटाने से। का निर्देश। हनु संधि विश्लेष में पंचांगी बंध एवं नस से निर्दिष्ट है। जो वो होता है क्लेविकल, वो टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट अगर वो हट जाता है तो उसमें पंचांगी बंध और नस से निर्दिष्ट है, जो ये जॉ वाला जो वो है। हम्म। छत के बिना होने वाले शोथ में शीतल लेप व सेक निर्दिष्ट है। अगर बिना मतलब इंजरी के शोथ हो रहा है तो उसमें शीतल लेप और सेक करना चाहिए। जो शिरोवस्ती आजकल ये धारण, आइस पैकिंग कराते हैं, हाँ मैम, आइस पैकिंग जैसे तो नहीं, आइस शीतल लेप जैसे चंदन वगैरह का जो शीतलता प्रदान करते लेप हैं उस करवा तरह दिया, करते हैं। लेप हाँ, करवा दिया, सेक लेप भी बोला लिखा है ना हुआ, मैम। हाँ हाँ हाँ। सेक, हम्म हाँ मैम सेक भी फिर वही आइस वाला। हम्म हम्म। शिरोवस्ती धारण काल है 1 सहस्त्र मात्रा तक, मतलब 1000 गिनने तक मात्रा तक शिरोवस्ती धारण करनी चाहिए। अपतानक व जल में डूबने पर रोगी को आमुख भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ कर रखने का निर्देश। अपतानक यानी कि टिटेनस में, और जल से डूबने पर रोगी को क्या करते हैं, आमुख मुख तक भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ कर रखने का निर्देश है। अपतानक में तो मुझे ये लगता है कि शायद बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए, हाँ और जल बराबर। से डूबने पर बॉडी में जो 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 जल गया है टिश्यूज वगैरह में, तो उसको वो सोख लेगा, राख जो होगा, जी। है ना सर। हाँ। मन्या स्तंभ में रूक्ष स्वेद एवं कफवात शामक चिकित्सा करते हैं। मन्या स्तंभ टॉर्टिकोलिस मतलब गर्दन में जो अकड़ाहट होती है उसमें हाँ। रूक्ष स्वेद और कफवात शामक चिकित्सा करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि इसमें कफ का आवरण होता है। ये जी। उरु आज, स्तंभ की तरह ही हो गया ना मैम, हाँ, पुरुष हाँ। उरु स्तंभ की स्तंभ की तरह ही। तरह ही हो गया। हाँ, मतलब इस स्तंभ है ना जहाँ पे, वहां पे कफ तो होगा ही होगा, तो होगा। वहां पे हम अगर स्नेहन करेंगे तो फिर वो नहीं आराम मिलेगा, तो इसलिए वहां पे बढ़ रुक जाएगा। हाँ। रूक्षण करना। आद्यमान में लंघन एवं प्रत्याद्यमान में वमन करवाते हैं। अगर आद्यमान हो रहा है तो उसमें लंघन करवाते हैं, और प्रत्याद्यमान में वमन करवाते हैं। मतलब आद्यमान ऊपर की तरफ हो तो वो प्रत्याद्यमान हो। ना 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 मैम, आदम या पढ़ाया था ना सर ने कि आदमान जो होता है वो इंटेस्टाइन्स में होता है, प्रत्यादमान abdomen उसमें स्टमक में होता है। इसमें जब उसमें आमाशय में जब होता है तो उसको प्रत्यादमान बोलते हैं, जब पक्वाशय में होता है उसको आधमान बोलते हैं। तो जब आद्यमान पक्वाशय में हो तो लंघन कराओ, और जब वो मतलब आमाशय में हो तो में उसको हो तो वमन करवाओ। वमन करवाओ। वमन करवाओ। अस्थिला व प्रत्यास्थिला में आभ्यंतर विद्रति वत चिकित्सा करते हैं। अस्थिला व प्रत्यास्थिला में आभ्यंतर विद्रति की तरह चिकित्सा करते हैं। अस्थिला तो मैम नॉर्मली उसको प्रोस्टेट, बोलते हैं ना, प्रोस्टेट से प्रोस्टेटोमी, रिलेटेड है। बीपीएच, हाँ जी।
प्रोस्टेटोमेगाली, और प्रत्यास्थीला उसमें ऐसे वायु ऊपर चढ़ता है, बस वो एक ऊपर नीचे से ऊपर से नीचे ऐसे होता है। उरु सर वो स्तंभ तो तूनी चिकित्सा। प्रतितूनी था। फिर ये क्या तूनी है? में तो अष्ठीला और प्रत्यष्ठीला क्या है? नहीं मैम, तूनी तो प्रतितूनी में प्रतिष्ठिला ना नहीं पता चल रहा। नहीं मैम, तूनी प्रतितूनी में ब्लैडर रीजन में होता है पेन। नहीं नहीं मैम, उसमें उल्टा होता है ना कि एक बार एक में ऊपर से नीचे आती है, एक में नीचे से ऊपर पीड़ा हाँ, जाती है तूनी ना, तूनी प्रतितूनी वो प्रतितूनी हो में गया। ऐसे होता है। तो अष्ठीला वो और तो वेदना हो प्रत्यष्ठीला गई। वही। यहाँ पे अष्ठीला और प्रत्यष्ठीला। प्रत्यष्ठीला क्या होता है? उस मैम वही जो एक होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रति होता है, जैसे ऊपर भी है ना, तो तो एक मैम के इसमें अपोजिट। उल्टा क्या होगा? जैसे एक में तो प्रोस्टेटोमेगाली होगी, दूसरा फिर क्या रहेगा? मैम जो पेन है या जो सिम्टम्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे तूनी नहीं में ऊपर से नीचे होते हैं तो प्रतितूनी में ऊपर से नीचे से ऊपर होंगे, इस तरह से होता है। जी, एनाटॉमिकली तो हम यही बोल सकते हैं कि प्रोस्टेट है वो ऊपर से बढ़ा है नीचे, कि नीचे से ऊपर बढ़ा है, इस तरह से हो गया। तूनी प्रतितूनी का तो मुझे यही पता है मैम कि वो ब्लैडर में होता है, और फिर उसकी अगर उसका पेन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो वो तूनी होता है, और नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो प्रतितूनी तो होता है। वेदना हो गया। ये वेदना। अष्ठीला और प्रत्यष्ठीला क्या है? दोनों की में क्या डिफरेंस है? अनुरिता मैम, आप एनाटॉमी की डॉक्टर हैं, आप कुछ बता सकते हैं इस पे? अष्ठीला और प्रत्यष्ठीला को क्या बोलेंगे, क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेटोमेगाली, और प्रत्यष्ठीला क्या होता है? अनुरिता मैम, सुन पा रही हैं क्या? आप लोग ढूंढ के बताइएगा। जी सर। सर ये हो सकता है कि जो लोब्स होते हैं ना, तो हाँ। लोब की पोजीशन पे ये करता होगा, वो पोस्टीरियर साइड जब होते हैं वो उसे प्रत्यास्थीला होता होगा। हाँ। मतलब ये तो है तो प्रोस्टेट ही, पर मुझे हाँ। लगता है कि साइड चेंज हो जाती है ना, मतलब सामने के लोब्स एंटीरियर साइड के, पोस्टीरियर साइड के, तो मुझे लगता है प्रत्यास्थीला को हम पोस्टीरियर साइड के बोलेंगे। हाँ, सुश्रुत में देखना पड़ेगा, सुश्रुत में होगा ये। सुश्रुत में होगा, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया ना अपने बुक्स के हिसाब से, ठीक से नहीं डिफाइन किया गया। जी ठीक है, सर। एक बार आप कंफर्म करिएगा, सुश्रुत में तो लिखा है, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। जी सर। आगे पढ़ो सर। हाँ पढ़िए, आपको मन करे तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो कंचन मैम पढ़ेंगी, मोनिका मैम पढ़ेंगी। मैम और कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता ऐसे आप अच्छा पढ़ रही हैं। है। थैंक यू सर। कंचन मैम का आवाज ही नहीं आ रहा ठीक से। पढ़ देती हूँ सर। हाँ। उरु मैम अगर स्तंभ। थक गए हो आप तो पढ़ देते हैं, हाँ नहीं तो आप पढ़ लो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। मैम ठीक है मैम, ठीक है। जी। उरु स्तंभ चिकित्सा, स्नेह रहित क्षतधरण चूर्ण का प्रयोग। उरु स्तंभ की चिकित्सा में क्या करना चाहिए? स्नेह रहित क्षतधरण चूर्ण का प्रयोग हाँ, करना चाहिए। दीपन पाचन और अनुलोमन करता है ना षडधरण चूर्ण, और स्नेह जी के सर। बिना उरुस्तम की चिकित्सा करते हैं। हाँ। गौमूत्र प्लस गुग्गुल या शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए इसमें। जी। करंज या शर्षप कल्प का लेप करना चाहिए। रूक्ष उपटन, इसमें रूक्ष और उष्ण चिकित्सा करनी बराबर। चाहिए। हाँ। अर्श अर्श सम्यक दग्ध लक्षण, पक्व जंबू प्रतिकाश। अर्श में जब हम अग्निकर्म करते हैं तो सम्यक दग्ध का लक्षण क्या होता है? पक्व जंबू प्रतिकाशम, मतलब पके हुए जामुन के समान वो उसका अपीयरेंस हो जाता है। क्षार पातन समय 100 मात्रा काल तक, मतलब क्षार उसमें कितने देर तक अप्लाई करना है? 100 मात्रा तक उसमें क्षार लगाना है। 7-7 दिन के अंतर पर एक एक अर्श की चिकित्सा की जाती है। एक से अधिक अर्श होने पर अर्श का चिकित्सा क्रम दक्षिण वाम पृष्ठ अग्र, मतलब इसमें ये नहीं है कि सारे अर्श की चिकित्सा एक साथ ही करनी है। 7-7 दिन के अंतर पर एक एक करके करनी है, और 7-7 दिन के अंतर पे करनी है। एक से अधिक अर्श होने पर उनकी चिकित्सा का क्रम क्या है? पहले जो दक्षिण मतलब राइट साइड में है, फिर लेफ्ट साइड में हो, जो फिर पृष्ठ की साइड हो, फिर अग्र आगे की तरफ हो, ये इस तरह से डॉक्टर करना। राम कुमार जी पूछ रहे हैं उरु स्तंभ क्या होता है? आप बताइए, कौन बताएगा उरु स्तंभ क्या होता है? उरु स्तंभ सर, कमर से नीचे पैर तक, नीज जॉइंट तक ना स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज्यादा, और थाई पैर रीजन में आती है, थाइज में, और वो थाइज। कफ के वजह से होता है, उसमें पंचकर्म कफ की प्रधानता रहती है। पैर उठाया नहीं पंचकर्म, जाता है बहुत ज्यादा। हाँ उसमें पंचकर्म पंचकर्म का निषेध होता है। निषेध है, निषेध। हम्म। उसमें छपन चिकित्सा बताएगी उरु स्तंभ में। तैरना, पानी में तैरना। पानी में तैरना, छपन। या फिर ऐसे ही उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य ही देना चाहिए,
स्नेहन स्वेदन पंचकर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो बढ़ जाता है। और उसमें कई बार अगर नहीं भी समझ में आए तो उपशय अनुपशय करके समझ में आता है। जैसे उसको कोई स्नेहन दिया जाएगा या कुछ मसाज ऐसा करेंगे ना, तो उसको एकदम से बढ़ जाएगी बीमारी, तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये उरु स्तंभ है, तो वैसा हाँ करके उसमें चिकित्सा करते हैं। बराबर। वात कफज मैडम लोग अर्श बहुत इंटेलिजेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन मुझे सब आंसर दे देंगी ये मैडम लोग जी। वात कफज अर्श चिकित्सा अग्नि व क्षार से। अगर अर्श जो वात कफज है तो उसमें अग्नि व क्षार से चिकित्सा करनी चाहिए। पित्तज व रक्तज अर्श चिकित्सा में मृदु क्षार का प्रयोग करना चाहिए। अर्शो यंत्र की लंबाई पुरुष में 4 अंगुल लंबा व 5 अंगुल गोल, स्त्री में हथेली के बराबर लंबा व 6 अंगुल गोल। ये अर्श यंत्र की लंबाई बताई गई है। प्रोक्टोस्कोप ना? हाँ सर, प्रोक्टोस्कोप। पुरुष में ये 4 अंगुल लंबा और 5 अंगुल गोल होना चाहिए। स्त्री में ये हथेली के बराबर लंबा व 6 अंगुल गोल होना चाहिए। प्रमेह में श्रेष्ठ क्या है? हरिद्रा। हरिद्रा का प्रयोग जो है वो प्रमेह में श्रेष्ठ है। अर्श में श्रेष्ठ है क्षाराग्नि, कुटज व भल्लातक। अर्श में जो श्रेष्ठ है चिकित्सा के लिए वो क्षाराग्नि, क्षार प्लस अग्निकर्म, कुटज व भल्लातक। कुष्ठ में श्रेष्ठ है खदिर व बीजक या विजयसार। कुष्ठ में जो श्रेष्ठ है वो है खदिर और बीजक का प्रयोग। तरुण अश्मरी होती है औषध साध्य, जो मतलब अब नई नई बन रही हो वो अश्मरी है, वो औषध साध्य होती है। प्रवृत्त अश्मरी होती है छेदन योग, जो बड़ी हो गई है वो अश्मरी छेदन योग योग्य होती है, मतलब वो छेदन से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अश्मरी शल्य कर्मार्थ रोगी को कुछ कर्षित करके अश्मरी को गुदा व लिंग के मध्य लाकर वाम पार्श्व में सेवनी से एक जौ छोड़कर अग्र वक्र से निकालते हैं। जिस अश्मरी रोगी का शल्य कर्म करना उसको कुछ कर्षित करते हैं, मतलब उसका कर्षण किया जाता है ताकि उसके बॉडी का जो है वो फैट कम हो जाए, और अश्मरी को फिर वो मोबिलाइज करते हैं गुदा व लिंग के मध्य में लाकर वाम पार्श्व से, फिर वहां पे सेवनी से एक जौ छोड़कर, सेवनी जो होती है उससे एक जौ छोड़कर अग्र वक्र से निकालते हैं। वहां पे फिर सब इंसिजन लगाते होंगे ना सर? हाँ बराबर। अपक्व भगंदर पीड़िका में चिकित्सा करते हैं व्रण शोफ की। प्राचीन भगंदर होता है बहिर्मुख। जो भगंदर के टाइप्स होते हैं प्राचीन और अर्वाचीन, उसमें जो प्राचीन मतलब पुराना जो भगंदर होता है वो बहिर्मुख होता है। अर्वाचीन भगंदर होता है अंतर्मुख होता है, जो नया होता है वो अंतर्मुख होता है। बालक के भगंदर में निषिद्ध कर्म है। बच्चों में अगर भगंदर हो तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए? विरेचन, अग्नि, शस्त्र और क्षार कर्म, क्योंकि बालक सुकुमार होते हैं तो उनमें इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्शो यंत्र का भगंदर में प्रवेश कराते हैं अर्धचंद्राकार रूप में। जो अर्शो यंत्र है उसका भगंदर में प्रवेश अर्धचंद्राकार रूप में प्रयोग करवाया जाता है। प्रमेह में मधु का प्रयोग निर्दिष्ट है। प्रमेह में ये कहते हैं कि मधु का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन पित्तज मधुमेह में नहीं है ये। मधुमेह में नहीं करते हैं सर। हाँ, जहाँ कफज प्रमेह है उसकी बात कर रहे हैं, या पित्तज प्रमेह की बात कर रहे हैं, ये मधुमेह की बात नहीं कर रहे हैं। पित्तज प्रमेह को छोड़कर शेष प्रमेहों में यवागुपान का निषेध है। मतलब पित्तज प्रमेह में यवागुपान देना चाहिए, लेकिन बाकी जो प्रमेह है उनमें यवागुपान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कफ को बढ़ाएगा ना सर यवागु। हाँ, साधनहीन प्रमेही की चिकित्सा। अगर जो किसी गरीब प्रमेही है। के पास, जो हाँ, गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है, जो पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? 100 योजन गमन, तो 100 योजन तक चलना चाहिए। भिक्षाटन करना चाहिए। सिलोच्छ वृत्ति। ये सिलोच्छ वृत्ति क्या है सर? ये मैंने बहुत बार पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लिखा हुआ है मेरे बुक में, नोटबुक में, मैं देख के बताऊंगा मुझे अभी। ये तो समझ में आ रहा था कि 100 योजन तक चलना है। भिक्षाटन करेंगे तो भी उसमें हाँ, टहलना हो जाएगा और मतलब फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। ये सिलोच्छ पता नहीं क्या है। प्रमेह पीड़िका चिकित्सा पूर्व रूप में बस्त मूत्र पान व अपतर्पण चिकित्सा।
प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा बस्त मूत्रपान, बस्त यानी कि बकरे के मूत्र का पान, हाँ वह अवतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए जब प्रमेह पीड़िका का पूर्व रूप हो। व्यक्तावस्था में होने पर व्रण शोफवत चिकित्सा करनी चाहिए। पक्व होने पर व्रणवत शस्त्र कर्म करना चाहिए। प्रमेह पीड़िका में तीक्ष्ण विरेचन का निर्देश है। प्रमेह पीड़िका जब हो जाए तो उसमें तीक्ष्ण विरेचन करवाना चाहिए। प्रमेह पीड़िका में स्वेदन निषिद्ध है। प्रमेह पीड़िका में स्वेदन नहीं करवाना चाहिए। मधुमेह चिकित्सा, 1 तुला की मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग। मधुमेह की चिकित्सा में 1 तुला की मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्ण रजत माक्षिक व तुवरक का प्रयोग। स्वर्ण माक्षिक, स्वर्ण व रजत माक्षिक व तुवरक का प्रयोग करना चाहिए। उदर रोग चिकित्सा, कृच्छ साध्य कौन सा होता है? वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक, प्लीहोदर व दकोदर, ये कृच्छ साध्य होते हैं। असाध्य कौन सा होता है? बद्ध गुदोदर और परिश्राविदर, ये दोनों असाध्य होते हैं। दूष्योदर में सर्प विष, मूलज विष का प्रयोग करना चाहिए। दूष्योदर अगर उदर रोग हो तो उसमें सर्प विष और मूलज विष का प्रयोग करना चाहिए। एरंड तेल, भैंस का मूत्र व ऊंटनी के दूध का प्रयोग निर्दिष्ट है। उदर रोग में एरंड तेल का प्रयोग, भैंस का मूत्र व ऊंटनी के दूध का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि विरेचन के लिए एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए, भैंस का मूत्र व ऊंटनी के दूध का प्रयोग करना चाहिए। प्लीहोदर चिकित्सा, प्लीहोदर की चिकित्सा है बाएं कर्पूर का सिरावेदन, ऐसा करना चाहिए। बाएं कुरपर का शिरावेदन। प्लीहोदर की चिकित्सा बाएं कुरपर का लेफ्ट साइड से शिरावेदन, हमें सिरावेद करना चाहिए। क्यूबाइटल फोसा पे। हाँ दाह, क्योंकि पेज प्लीहा पूरा- बाई साइड ही होती है ना, हाँ, और ये अगर पेज लिवर प्लीहा में, बाई साइड है तो इसलिए। हाँ, हाँ और लीवर लिवर में में होगा तो तो दाईं राइट साइड राइट। करते हैं। दाह कर्म, ये मणिबंध पेज पूरा पर, कंप्लीट करके फिर रुकेंगे। हाँ जी सर, चलिए। हाँ दाह कर्म मणिबंध पर बाएं अंगूठे की सिरा पर। जो दाह कर्म है वो मणिबंध पर बाएं अंगूठे की सिरा पर, जो ये स्नफ बॉक्स होता है इसके आसपास कहीं पे करते हैं ना दाह कर्म, वो हरिद्रा से किया जाता है। बद्ध गुदोदर व परिश्रावोदर में भेदन स्थल, बद्ध गुदोदर और परिश्रावोदर में भेदन कहाँ पे करना चाहिए? नाभि के नीचे वाम भाग में रोम राजी से 4 अंगुल छोड़कर, जो बीच में वो होती है लीनिया नाइग्रा होती है, उसके 4 अंगुल छोड़कर लेफ्ट साइड में भेदन करना चाहिए। जलोदर में वेदन की गहराई, जलोदर जब हो जाए तो कितना गहरा वेदन करना चाहिए? अंगुष्ठोदर प्रमाण, अंगुष्ठोदर मतलब अंगूठे का जो उदर भाग होता है उस प्रमाण तक वेदन करना चाहिए। शल्यो उद्धरण में कष्टतम जो है वो मूढ़ गर्भ है, मतलब शल्य को निकालने में जो कष्टतम है, जो कष्टतम शल्य है वो मूढ़ गर्भ है, क्योंकि उसको निकालने में काफी परेशानी होती है। मूढ़ गर्भ निर्हरणोपक्रम, मूढ़ गर्भ को निकालने के कितने उपक्रम होते हैं? वो होते हैं 10। मूढ़ गर्भ संग प्रकार, मूढ़ गर्भ किस तरह से वो फंसता है, संग किस तरह से होता है उसका? वो 3 तरह से होता है, सिर, अंश व जघन प्रदेश से उसका संग होता है। मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ च्यवन मंत्र का निर्देश है, मूढ़ गर्भ को निकालने के लिए च्यवन मंत्र का निर्देश किया गया है। असाध्य मूढ़ गर्भ कौन सा होता है? विष्कंभ, 1 पैर पायु पर, एक पैर पायु पर व 1 बाहर। हाँ, 1 पैर पायु पैर पर और 1 पायु पर, बाहर। मतलब 1 पैर ऊपर और 1 नीचे बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, ये विष्कंभ मूढ़ गर्भ है। दूसरा, असाध्य है ये असाध्य है। सिर का हस्त व पाद के साथ बाहर आना, मतलब सिर भी बाहर आ रहा है, उसके साथ हाथ और पैर भी बाहर आ रहे हैं। ये कीलक, कीलक या प्रतिकूल टाइप में होता है नहीं, ना? प्रतिकूल। उसमें प्रतिकूल, दोनों हाथ और दोनों पैर होते हैं मैम। हाँ, प्रतिकूल। ये असाध्य विष्कंभ स्थिति है ये। हाँ। गर्भ व गर्भिणी में प्रथमतः गर्भिणी की रक्षा का निर्देश, अगर गर्भ और गर्भिणी में से एक को चूज करना हो तो गर्भिणी की रक्षा पहले करनी चाहिए। मूढ़ गर्भ में छेदन मंडलाग्र नामक शस्त्र से करते हैं, वृद्धि पत्र से नहीं। मूढ़
मूल गर्भ में जो छेदन है वो मंडलाग्र नामक शस्त्र से करते हैं, वृद्धि पत्र से नहीं करते हैं। मूल गर्भ निर्हरणोपरांत परिहार काल, मूल 4 मास, मूल गर्भ निकालने के बाद जो परिहार काल है वो 4 मास है। संशोधन व रक्त मोक्षण विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा है। संशोधन करना व रक्त मोक्षण करना वो विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा है। मतलब किसी को हर्पीज हो जाए तो संशोधन करना चाहिए और रक्त मोक्षण करना चाहिए। कोष्ठगत नाड़ी व्रण में उपयोगी है। गोमांस जारित भस्म, अगर कोष्ठ में किसी को नाड़ी व्रण हो गया हो तो उसमें गोमांस जारित भस्म का प्रयोग करना चाहिए। स्तन विद्रधि में उपनाह का प्रयोग निषिद्ध है। अगर किसी को स्तन में विद्रधि हो जाए तो उसमें उपनाह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें पुलटिस नहीं लगानी ये चाहिए। सर उससे ये जो हम करते हैं, कई बार डिस्कस भी करते हैं कि फाइब्रोएडेनोमा हो गया ब्रेस्ट में, तो उसमें वो एक वो बोलते हैं ना कि एक पत्र पुतली नहीं से कर सकते हैं, लेकिन हाँ। ना वो बांध के नहीं रखने तो मेमोरी ग्लैंड्स डैमेज हो जाएंगी। मैम विद्रधि तो अलग हो गया ना, विद्रधि विद्रधि तो फूट गया, एब्सेस हो गया। एब्सेस हो अच्छा, गया। ओपन वुंड, एब्सेस में ओपन वुंड, ओपन फूट वुंड, गया। हाँ अच्छा। उसमें उपनाह नहीं करना हाँ चाहिए। हाँ, ओपन वुंड है, ठीक है मैम। ठीक है। तो ओपन वुंड में अपची तो कहीं पे भी नहीं करते ना मैम, कहीं पे भी नहीं करना नहीं ओपन नहीं वुंड। करते वहां पे मैम। वो डेलिकेट होता है ना। हाँ वैसे उसमें अपक्वस जी। अवस्था में जो आमावस्था रहती है तब करते हैं उपनाह का प्रयोग, जब वो पक्वावस्था में तो कहीं पे नहीं करते हैं। हाँ जब विद्रधि जी की जी। पक्वावस्था में उपनाह का प्रयोग नहीं करते। पाशनी से 12 अंगुल नीचे इंद्रवस्ती को बचाकर नहीं मैम, ये अग्निकर्म पहले करना अपची चाहिए। अपची मैम, मेरे को अपची अपची में अपची एक बार चिकित्सा बताओ है मैम, मेरे मैम। को बिल्कुल याद नहीं है। ये क्या गंडमाला होता से है अपची आगे की अवस्था जो रहती है वो मैम अपचित। ऐसी विद्रति जिसका पाक नहीं होता है उसको कहते हैं अपची, जो अच्छा पचे अच्छा नहीं। अच्छा। अपची ओके 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 मतलब ओके जो ओके, ठीक सिस्ट हो मैम। जाती है ना बॉडी में, लाइपोमा वगैरह हम्म। इसी में आते हैं मैम। लाइपोमा, गंडमाला ये सब इसी में आ जाते हैं। गंडमाला में ज्यादा होती है, अपची में कहीं कहीं मतलब फैली हुई होती है। तो ओके। पाशनी से 12 अंगुल नीचे इंद्रवस्ती को बचाकर अग्निकर्म, जो इंद्रवस्ती मर्म है, पाशनी मतलब एड़ी से 12 अंगुल नीचे, मतलब उसको ऊपर की तरफ मानेंगे हम, नीचे तो फिर इंद्रवस्ती मर्म को बचाकर अग्निकर्म करना चाहिए। गुल्फ से जंघा का 1/8 भाग छोड़कर मत्स्यवत अंडजाल को निकालें। गुल्फ जो मर्म है, गुल्फ से जंघा का 1/8 भाग छोड़कर, जंघा का 1/8 वहां पे मत्स्यवत अंडजाल जो होता है उसको निकालें। ये सब ऐसे देखने वाली चीज है कि वहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है और उसको निकालने से क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है, मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगता है कि अंडजालवत लिखा है उसमें कि मत्स्यवत अंडजाल, मछली के अंडजाल की तरह जो स्ट्रक्चर है उसको निकालना है। मणिबंध पर 1-1 अंगुल के अंतराल से 3 रेखाएं बनाएं। जो मणिबंध मर्म है उसमें 1-1 अंगुल के अंतराल से 3 पैरेलल लाइंस बनानी होती हैं अपची में। अंतर वृद्धि को छोड़कर अन्य सभी वृद्धियों में सवारी, मैथुन, भ्रमण व उपवास आदि का निषेध बताया है। अंतर वृद्धि यानी कि हर्निया को छोड़कर सभी वृद्धियों में सवारी, मैथुन, भ्रमण और उपवास का निषेध बताया, ये नहीं करना है। अंतर्वृद्धि में तो सर मैंने पढ़ा था कि वो पारद खिला के फिर उसको वो गाड़ी से ऊपर नीचे मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते से ले जाना चाहिए तो फिर आंत अपनी जगह पे आ जाती है, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट पढ़ा था मैंने। और पैर के जो ये ग्रेटर टो और उसके बीच में अग्निकर्म करना चाहिए। अग्निकर्म। मूत्र वृद्धि चिकित्सा, मूत्रज वृद्धि चिकित्सा, हाइड्रोसिल हो गया ना। हाँ सर। सेवनी के पार्श्व में व्रीहि मुख से वेदन कर तदंतर स्थगिका बंधन, जो सूचर होता है उसके पार्श्व में व्रीहि मुख से वेदन करना है और उसके बाद स्थगिका बंध बांध देना है। अप्राप्त कोश आंत्र वृद्धि में चिकित्सा, वातज वृद्धि, अप्राप्त अनडिसेंडेंट, अप्राप्त कोश आंत्र वृद्धि, इसका क्या मतलब होगा सर? मतलब उसमें ये नहीं हुआ है, पेरिटोनियम से शायद बाहर नहीं निकला है। अच्छा, मतलब उसका पूरी तरह से बाहर ऊपर नहीं नहीं निकला। निकल रहा है वो, ऐसे क्लियरली नहीं आ रहा है पिक्चर उसका। तो उसमें वातज वृद्धि की सदृश चिकित्सा करनी चाहिए। वंक्षणस्थ वृद्धि में वंक्षण प्रदेश में अगर वृद्धि हो तो इनग्वाइनल, हाँ इनग्वाइनल हर्निया में अर्धेंदु वक्र शलाका से
दाह कर्म। अर्ध इंदु वक्र मतलब आधा अर्धचंद्राकार। चंद्राकार वक्र शलाका से दाह कर्म करना चाहिए। कोश प्राप्त वृद्धि जो होती है जिसमें कोश बन गया हो, यही है ना वो सर? बाहर आ गया है पूरा, तो वो जो बिना सैक, मैश के तो हाँ होगा सर ही नहीं। समझ में आ गया सर, जिसमें मतलब वृद्धि बाहर आके सैक जैसा बन गया होगा तो वो हाँ। कोश प्राप्त वृद्धि, कोश बन गया उसमें तो वो असाध्य होती है। और जिसमें बाहर सैक नहीं बना हो तो उसमें वातज वृद्धि सदृश चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है सर। हाँ। आंत्र वृद्धि में अग्निकर्म। आंत्र वृद्धि में अग्निकर्म विपरीत दिशा के पैर के अंगुष्ठ मध्य की त्वचा पर काटकर अग्निकर्म। आंत्र वृद्धि में अग्निकर्म कहाँ पे करना है? जो अपोजिट साइड का पैर है उसके अंगूठे की बीच की त्वचा पर काट कर अग्निकर्म, मतलब पहले वहां की स्किन हटा के सर हाँ, काट कर लिखा है अंगुष्ठ मध्य अग्निकर्म। की। हाँ, पैर के अंगुष्ठ मध्य की, वहां पे मतलब वो हीट थोड़ा त्वचा जाए। पर हाँ। अंदर जाए। अंत्र वृद्धि में शिरावेद विपरीत दिशा के शंख प्रदेश व कर्णांत पर, जो अपोजिट साइड के शंख प्रदेश और कर्ण के जो अंत में है वहां पर शिरावेद करना चाहिए। रक्तज व सान्निपातिक उपदंश असाध्य माना गया है। जो रक्तज और सान्निपातिक उपदंश है उसको असाध्य माना गया है। वातज श्लीपद में गोमूत्र मिश्रित अरण तेल का निर्देश है। जो वातज श्लीपद है उसमें गोमूत्र मिश्रित अरण तेल का पान कराना चाहिए। श्लीपद में अग्निकर्म की अपेक्षा दाह कर्म श्रेष्ठ माना गया है। श्लीपद में अग्निकर्म की अपेक्षा दाह कर्म, अग्निकर्म में तो हम एक पॉइंट पे करते हैं, दाह कर्म में ज्यादा एरिया पे करते हैं, है ना सर? सरसप तेल या पूतिकरंज स्वरस का पान भी श्लीपद में निर्दिष्ट है। श्लीपद में सरसप तेल या पूतिकरंज स्वरस का पान कराना चाहिए। यौवन पीड़िकाओं की श्रेष्ठ चिकित्सा है वमन कर्म, मतलब किसी को एक्ने हो रहे हैं तो उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा वमन कर्म है, उसको वमन कर्म करवाना चाहिए। ठीक है, अभी हम रुक जाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कंचन मैम, मोनिका मैम, आज का सेशन? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। मोनिका सर बहुत मैम फायदा होगा क्लियर कर सर। देती हैं। क्या मैम? थैंक यू मैम। मैंने कहा मोनिका मैम क्लियर कर देती हैं सब। मोनिका अरे मैम नहीं का मैम, संस्कृत अभी बहुत परफेक्ट हो गया ना, वो बहुत पिन अच्छी है। पॉइंट पकड़ के। जी, आपसे पढ़ पढ़ के अब सीख गए सर, थोड़ा थोड़ा मोनिका पढ़ना। मैम सबसे अच्छी है। आप देखिएगा मोनिका मैम ना, मतलब केवल पढ़ाई की बात करती है और फालतू बात नहीं करती है कभी भी, केवल पढ़ाई बस। सभी लोग सर ऐसे हैं सर, सबकी हमारा कुछ ना ग्रुप कुछ ही बहुत क्वालिटी अच्छा है है। सर। हमारा ग्रुप ही बहुत अच्छा है सर, सब लोग ही ऐसे हैं, सब एक और दूसरे कभी को देखे बकअप करते हैं। मोनिका मैम गॉसिप कर रही है या किसी की बुराई कर रही है, कभी सुने हैं अभी ऐसे? मोनिका मैम एकदम बेस्ट है, अपना गोल ओरिएंटेशन और लाइफ को अच्छा करना है, बस आगे बढ़ना है बस। ये सभी ऐसे हैं सर। थैंक यू सर, आपका गाइडेंस मिलता रहता है सर टाइम टू टाइम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, श्योर फिर सर, मिलेंगे श्योर। 8:15 ओके बजे। सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। सुतावला।